हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के कुछ ऐसे आर्टिकल्स के बारे में जो फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करते हैं, यानी कि आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 के बारे में। ये आर्टिकल्स स्पेशल हैं क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी, मिलिट्री डिसिप्लिन और लॉ एनफोर्समेंट से जुड़े हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आर्मी सोल्जर्स, पुलिस ऑफिसर्स या इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के फंडामेंटल राइट आम नागरिकों के जैसे क्यों नहीं होते? या फिर क्या होता है जब एक देश में मार्शियल लॉ लागू किया जाता है? और कौन डिसाइड करता है कि फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने का पावर किसके पास होगा? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 के साथ। और सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 33 के बारे में। एंड आर्टिकल 33 इज अबाउट रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आर्टिकल 33 के साथ। तो आर्टिकल 33 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिटरी फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालोगस फोर्सेज। यानी कि आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वो आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिटरी फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज के फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट या एबोलिश कर सके। तो चलिए अब जानते हैं इनके पावर्स को रेस्ट्रिक्ट करने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द पावर इज टू एंश्योर डिसिप्लिन एंड प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। तो देखिए दोस्तों, आर्म्ड फोर्स का मेन काम देश की रक्षा करना होता है। अगर उन्हें पॉलिटिकल या सोशल इशूज में शामिल होने दिया जाए तो डिसिप्लिन बिगड़ सकता है। अगर सोल्जर्स अपनी अलग पॉलिटिकल या रिलीजियस सोच को ओपनली एक्सप्रेस करने लगे तो आर्मी के अंदर डिवीजन हो सकता है, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक हो सकता है। जैसे अगर किसी आर्मी ऑफिसर को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले और वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को ओपनली क्रिटिसाइज करे, तो इससे आर्मी के अंदर डिससेटिस्फेक्शन और डिसयूनिटी हो सकती है और इसीलिए इनके ये राइट्स रद्द किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ एक्सक्लूसिव पावर के बारे में जो आर्टिकल 33 सिर्फ पार्लियामेंट को देता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक लॉज अंडर आर्टिकल 33 एंड एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 33 कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट फॉर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट। यानी कि आर्टिकल 33 का पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं। और पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो अब सवाल आता है क्यों? तो देखिए दोस्तों, हमारा नेशनल सिक्योरिटी एक यूनिफाइड अप्रोच मांगती है। अगर हर स्टेट अपने हिसाब से आर्म्ड फोर्सेज के राइट डिफाइन करे तो पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। आर्म्ड फोर्सेज एक सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर आती है, तो उसके रिगार्डिंग कानून भी सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। जैसे अगर एक स्टेट पुलिस को ट्रेड यूनियन बनाने की परमिशन दे और दूसरी स्टेट ना दे तो पुलिस फोर्स का यूनिटी और एफिशिएंसी बिगड़ सकता है। इसलिए पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं आर्टिकल 33 के नेक्स्ट पॉइंट को। तो अब हम बात करेंगे लॉज एनेक्टेड अंडर आर्टिकल 33, यानी कि आर्टिकल 33 के तहत बनाए गए कानून के बारे में। तो द लॉज व्हिच वर एनेक्टेड अंडर आर्टिकल 33 वेर आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950, पुलिस फोर्स एक्ट 1966 एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट। यानी कि हमारे पार्लियामेंट ने आर्टिकल 33 के अंडर कुछ स्पेसिफिक कानून बनाए हैं जो आर्म्ड फोर्सेज और पैरामिलिटरी फोर्सेज के फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950, पुलिस फोर्स एक्ट 1966 और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट। तो अब सवाल आता है ऐसा क्यों किया गया है? तो देखिए दोस्तों, हर एक फोर्स का अपना एक डिसिप्लिन और रूल सिस्टम होता है। अगर आर्म्ड फोर्सेज और पुलिस को भी आम आदमी जैसा फ्रीडम दिया जाए तो नेशनल सिक्योरिटी और डिसिप्लिन खतरे में आ सकती है। जैसे पुलिस फोर्सेज एक्ट 1966 के तहत पुलिस ट्रेड यूनियन नहीं बना सकती। अगर पुलिस यूनियन बना ले और हड़ताल पर चली जाए तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है।
तो चलिए अब चलते हैं इस आर्टिकल के नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करेंगे आर्म्ड फोर्सेज के कौन से फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो द रेस्ट्रिक्शन इज इम्पोज्ड ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन एंड राइट टू अटेंड पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन। यानी कि सोल्जर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज को पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वो पॉलिटिकल पार्टीज या ट्रेड यूनियंस ज्वाइन नहीं कर सकते और वो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, अगर आर्म्ड फोर्सेज के मेंबर्स अपनी पॉलिटिकल या रिलीजियस ओपिनियंस ओपनली एक्सप्रेस करेंगे तो यूनिटी बिगड़ सकती है। अगर पुलिस या आर्मी ट्रेड यूनियंस बनाने लगे तो लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम डिसरप्ट हो सकता है। और अगर सोल्जर्स अपनी पॉलिटिकल पार्टी का खुलेआम सपोर्ट करे तो एक प्रोफेशनल आर्मी किसी एक तरफ झुक सकती है, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकती है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 34 के बारे में, और आर्टिकल 34 इज अबाउट मार्शियल लॉ एंड फंडामेंटल राइट। मार्शियल लॉ एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ मिलिट्री पूरा देश या किसी स्पेसिफिक एरिया का कंट्रोल ले लेती है और सिविलियन गवर्नमेंट की पावर कम या सस्पेंड हो जाती है। ये यूजुअली इमरजेंसी या लॉ एंड ऑर्डर खराब होने पर लगाया जाता है और सिविलियन राइट्स भी रद्द किए जा सकते हैं। तो आर्टिकल 34 अलाउज द पार्लियामेंट टू प्रोटेक्ट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर एक्ट्स डन अंडर मार्शियल लॉ। यानी कि आर्टिकल 34 के मुताबिक पार्लियामेंट मार्शियल लॉ के दौरान किसी भी सरकारी मुलाजिम को उसके किए गए एक्शंस पर लीगल एक्शन से बचाने का इख्तियार रखती है। जैसे अगर मार्शियल लॉ के तहत आर्मी या पुलिस किसी इलाके में ऑपरेशन करे और फोर्स यूज करे तो बाद में उन पर केस नहीं चलाया जा सकता अगर पार्लियामेंट उन्हें प्रोटेक्शन दे। अब हम देखेंगे मार्शियल लॉ कब लगाई जाती है। तो इट इज इम्पोज ड्यूरिंग वॉर, इन्वेशन, इंसरेक्शन, रेबेलियन, रियोट्स और वायलेंट, और ड्यूरिंग रेजिस्टेंस टू लॉ। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स ड्यूरिंग मार्शियल लॉ। तो ड्यूरिंग मार्शियल लॉ मिलिट्री ऑथोरिटीज गेन एबनॉर्मल पावर्स, restriction is imposed on civilian right and even capital punishment can be imposed। तो मिलिट्री लॉ के दौरान मिलिट्री ऑथोरिटीज के पास ज़्यादा पावर होती है, सिविलियन के राइट रेस्ट्रिक्ट हो सकती है और इस समय डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है डेथ पेनल्टी। तो देखिए दोस्तों, जब देश में एनार्की या रेबेलियन हो तो नॉर्मल लॉज काम नहीं करते। आर्मी को तुरंत एक्शन लेना होता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर हो सके। अगर सिविलियंस के राइट पूरी तरह से प्रोटेक्ट किए जाए तो मिलिट्री ऑपरेशन मुश्किल हो सकती है। जैसे अगर एक शहर में दंगे हो रहे हैं तो वहाँ मार्शियल लॉ इम्पोज किया जा सकता है, जिसमें सिविलियंस पर कर्फ्यू लगाया जा सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और मूवमेंट रद्द किया जा सकता है और आर्मी को डायरेक्टली लॉ इम्प्लीमेंट करने की पावर मिल सकती है। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया है कि मार्शियल लॉ का मतलब ये नहीं है कि हैबिस कॉर्पस ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो अब हम बात करेंगे आर्टिकल 35 के बारे में, एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट अफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट and it ensures uniformity across India in punishment for their infringement। तो आर्टिकल 35 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वो फंडामेंटल राइट के इम्प्लीमेंटेशन और पनिशमेंट के लॉ बना सके। ये आर्टिकल यह भी इंश्योर करता है कि पूरे भारत में यूनिफॉर्मिटी हो। तो देखिए दोस्तों, अगर हर स्टेट अपनी अलग रूल्स बनाए तो फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन इक्वल नहीं होगा। हमारे पूरे देश में लॉ एनफोर्समेंट और पनिशमेंट एक जैसी होनी चाहिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जैसे अगर अनटचेबिलिटी, जिसे आर्टिकल 17 में डिस्क्राइब किया गया है, उसके लिए एक स्टेट में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो और दूसरी स्टेट में ना हो तो लॉ का इक्वल एप्लीकेशन नहीं होगा। इसलिए आर्टिकल 35 ये इंश्योर करता है
कि पूरे भारत में एक जैसा इम्प्लीमेंटेशन हो। तो दोस्तों आज हमने आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 के बारे में डिटेल में जाना। आर्टिकल 33 आर्म फोर्सेज के राइट रद्द कर सकती है। आर्टिकल 34 मार्शियल लॉ इम्पोज करने के प्रोविजंस बताता है, जबकि आर्टिकल 35 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो फंडामेंटल राइट्स पर लॉज बनाएं। ये सब प्रोविजंस नेशनल सिक्योरिटी और डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए एसेंशियल होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बट इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस टॉपिक, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।